नमस्कार दोस्तों। आज हम रिसर्च में कौन कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक्स है वो काम में ली जाती है उनके संबंध में विस्तार से अध्ययन करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे एक पेशेंट है, वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट करता है। तो वो ब्लड या यूरिन के जो सैंपल लिए जाते हैं उस सैंपल के आधार पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। उसी इंफॉर्मेशन से वो पेशेंट के संबंध में इन्फेरेंस है वो जनरेट करता है, अर्थात प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है। तो इसलिए हमें सैंपल की आवश्यकता होती है। एंटायर जो पॉपुलेशन होती है, यदि हमने उससे स्टडी की तो ये मोर एक्सपेंसिव हो सकती है, मोर टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है और कई बार इसका एक्सिस्टेंस है वही ख़त्म हो सकता है। तो इसलिए हम सैंपल लेते हैं। अब जो सैंपल जो लिए जाते हैं वो सैंपल एडिक्वेट भी होने चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव भी होने चाहिए, इंडिपेंडेंट भी होने चाहिए और होमोजेनिटी भी उसमें होनी चाहिए, तभी हम सही इन्फेरेंस है वो जनरेट कर सकते हैं। हाउ वी सेलेक्ट ए सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन फॉर रिसर्च, अर्थात हम रिसर्च के अंदर पॉपुलेशन से सैंपल किस प्रकार से सिलेक्ट करते हैं। ये जो सिलेक्शन की जो प्रोसेस जो होती है उस प्रोसेस को ही सैम्पलिंग टेक्निक्स कहा जाता है। सैम्पलिंग टेक्निक्स होती है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहली रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स, जिसको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कहा जाता है। सेकंड जो होती है नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स, अर्थात नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स कहा जाता है। रैंडम सैम्पलिंग मेथड को दो भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और सेकंड है जो होती है वो रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग होती है। नॉन रैंडम सैम्पलिंग को हम चार भागों में डिवाइड करते हैं। पहली कन्वीनियंस सैम्पलिंग, सेकंड कोटा सैम्पलिंग, थर्ड इज स्नोबॉल सैम्पलिंग एंड फोर्थ इज जजमेंट सैम्पलिंग होती है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो होती है इसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं। पहला इसमें जो मेथड काम में लिया जाता है वो लॉटरी मेथड काम में लिया जाता है। दूसरा जो मेथड इसमें काम में लिया जाता है वो रैंडम नंबर टेबल को काम में लिया जाता है। और जो रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग है इसमें मुख्य रूप से तीन सैम्पलिंग मेथड आते हैं। पहला है इसमें स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड, दूसरा सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग मेथड और तीसरा क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड, जिसको मल्टी स्टेज सैम्पलिंग मेथड भी कहा जाता है इसको विस्तार के रूप में। अब इन सभी के संबंध में हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड, तो इस मेथड के अंतर्गत जो सैंपल जो सेलेक्ट किए जाते हैं वो रैंडम बेसिस पर सैंपल है वो सिलेक्शन किए जाते हैं। ये जो सैंपल का जो सिलेक्शन है वो विदाउट रिप्लेसमेंट भी हो सकता है और विथ रिप्लेसमेंट भी हो सकता है। विदाउट रिप्लेसमेंट का अर्थ ये होता है कि जैसे हमने इस बॉल में से कुछ चिट्स हम ड्रॉ करते हैं या निकालते हैं और उसी चिट्स को यदि हम वापस नहीं रखते हैं नेक्स्ट सिलेक्शन से पहले तो उसको विदाउट रिप्लेसमेंट कहा जाता है। और यदि एक बार चिट निकालने के पश्चात उसमें से जो नंबर आते हैं वो नोट कर लेते हैं और उसी चिट को वापस इसमें रख देते हैं तो वो विथ रिप्लेसमेंट कहलाता है। यहाँ पर जो इसके जो मेथड्स होते हैं वो लॉटरी मेथड और रैंडम नंबर जनरेटर जो मेथड है वो काम में लिए जाते हैं, एसआरएस के अंतर्गत है। और ये जो रैंडम नंबर जनरेटर है वो अलग अलग सोशल साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन और स्टेटिशियन के द्वारा दी गई है, जिसमें टिपेट्स की टेबल काम में ले सकते हैं, फिशर एंड येट्स की टेबल है, कैंडाल एंड बेविंगटन स्मिथ की है, रैंडम कॉरपोरेशन है, एंड सीआर राव मित्रा एंड मथाई की जो टेबल है वो काम में ले सकते हैं। और बहुत सारी कंप्यूटर जनरेटेड भी टेबल जो होती है उनको भी काम में लिया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर कुछ पॉपुलेशन है वो दी गई है और इस पॉपुलेशन में से हमें कुछ सैंपल का सिलेक्शन करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो रैंडम टेबल है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमने जो है वो टिपेट की एक टेबल है, उस टेबल में से जो नंबर है वो हमने लिया है और वो नंबर हमें सेकंड नंबर मिला, 2 नंबर मिला, तो हम सेकंड जो सैंपल है उसका क्या करेंगे, सिलेक्शन कर लेंगे। इसी प्रकार से फिर जो नेक्स्ट जो हमें नंबर जो मिलता है वो 5 मिलता है, तो इसमें जो 5वें नंबर का जो सैंपल है उसका सिलेक्शन हम करेंगे। और इसके बाद में जैसे कि मान लीजिए कि हमें नेक्स्ट जो नंबर है वो 11 मिलता है, तो 11 नंबर का जो सैंपल है वो हम इसमें लेते हैं। तो इस प्रकार से रैंडम नंबर टेबल के आधार पर है वो सैंपल का सिलेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट जो मेथड आता है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग
मेथड के अंतर्गत हम सबसे पहले जो पॉपुलेशन होती है, इंटायर पॉपुलेशन है, उसको हम अरेंज करते हैं और उसका अरेंजमेंट है वो अल्फ़ाबेटिकली कर सकते हैं या जियोग्राफिकली हो सकता है और उसका न्यूमेरिकली भी हम उसको अरेंजमेंट कर सकते हैं या कोई अन्य आधार भी इसका हो सकता है। इसके बाद में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग इंटरवल ज्ञात करते हैं। सैम्पलिंग इंटरवल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो पॉपुलेशन होती है, एन का मतलब होता है पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन साइज को हम डिवाइड करते हैं, सैंपल साइज से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें के अर्थात सैम्पलिंग इंटरवल प्राप्त हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले रैंडम स्टार्ट नंबर ज्ञात करते हैं, उसके बाद में हम फिक्स्ड इंटरवल है वो कैलकुलेट करते हैं और इसके बाद में हम सैंपल है वो कैलकुलेट कर लेते हैं या किस प्रकार से वो ड्रॉ किए जाने हैं। तो यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल दिया गया है कि हम 100 स्टूडेंट का जो सैंपल है वो लेना है और टोटल जो स्टूडेंट्स है वो हमारे पास है वो 1000 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, के की कैलकुलेशन है वो करेंगे और के की जो वैल्यू जो हमें मिलती है वो कितनी, 10 मिलती है। अर्थात हमने पॉपुलेशन जो हमारी थी वो 1000, उसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ सैंपल साइज से, तो हमें 10 का इंटरवल प्राप्त होता है। तो हम रैंडम नंबर टेबल से क्या करेंगे, सबसे पहले 1 से 10 के बीच में कोई एक नंबर हम प्राप्त करेंगे और वो नंबर मान लीजिए जैसे कि हमें 5 मिलता है। अब हम क्या करेंगे कि पहला सैंपल हमारा 5 नंबर का हो जाएगा, सेकंड सैंपल के लिए हम क्या करेंगे 5 में 10 जो इंटरवल है वो ऐड कर देंगे, तो सेकंड जो सैंपल हमें 15 मिलेगा, फिर 10 ऐड करते जाएंगे 25 और सो ऑन। तो इसी प्रकार से हम आगे है वो सैंपल नंबर हम कैलकुलेट करते रहेंगे। तो ये सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग मेथड कहलाता है। नेक्स्ट जो मेथड आता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड आता है। इसके अंतर्गत जो पॉपुलेशन जो होती है उसको हम स्टेटा में डिवाइड करते हैं, अर्थात हम स्टेटा बनाते हैं और यहाँ पर स्टेटा में से प्रत्येक यूनिट के सिलेक्शन के हो चांसेस रहते हैं, इक्वल चांसेस इसमें होते हैं। जो स्टेटा बनाए जाते हैं वो स्टेटा विद इन होमोजीनियस होते हैं और बिटवीन जो होते हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं, अर्थात विद इन उनके अंदर समानता होनी चाहिए और दो स्टेटा के बीच में है वो अंतर उसमें हो सकता है। ये कुछ करैक्टरिस्टिक्स के आधार पर हम बनाते हैं। अब इन स्टेटा में से जो सैंपल का सिलेक्शन जो किया जाता है वो सैंपल का जो सिलेक्शन इसमें प्रोपोर्शनल भी हो सकता है, वो सैंपल का जो सिलेक्शन है वो ऑप्टिमम भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है और आर्बिट्रेरी भी हो सकता है। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है कि एग्जामाइन द इफेक्ट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन है, कोविड-19 वैक्सीन है उसका हम इफेक्ट है वो ज्ञात करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम जो पॉपुलेशन है उसको हमने कि 3 स्टेटा हमने बनाई हैं। पहला जो हमारा जो स्टेटा है वो चाइल्ड का है, अर्थात बच्चों का हमने एक स्टेटा बनाया है। दूसरा जो स्टेटा जो हमने बनाया है वो यूथ का बनाया है, यहाँ पर हमने स्टेटा है। और तीसरा जो स्टेटा यहाँ पर जो बनाया गया है वो सीनियर सिटीजन्स का बनाया गया है। अब इन तीनों स्टेटा से हम सैंपल है वो कलेक्ट करेंगे और ये सैंपल की जो कलेक्शन का जो आधार है वो प्रोपोर्शनल, ऑप्टिमम, इक्वल या आर्बिट्रेरी हो सकता है। एक स्टेटा में से सभी यूनिट्स का हम स्टडी नहीं करते हैं, केवल सेलेक्टेड सैंपल ही इसमें से यूनिट है वो सैंपल के रूप में ली जाती है। तो ये क्लस्टर सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में एक डिफरेंस भी पता चलता है इससे। तो यहाँ पर हमने सैंपल के रूप में है वो लिए हैं कुछ इसके अंदर, जैसे कि चाइल्ड भी इसमें हमने सैंपल के रूप में लिए हैं, इस स्टेटस से सिलेक्शन किया गया है। यूथ में से भी कुछ यूथ का सिलेक्शन यहाँ पर किया गया है और सीनियर सिटीजन में से भी कुछ यहाँ पर लिए गए हैं। तो ये स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड होता है। इसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमें करना क्या होता है कि विद इन जो वेरिएंस है वो कम से कम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, और बिटवीन जो वेरिएंस है वो मैक्सिमम होना चाहिए, और नंबर ऑफ स्टेटा है वो इंक्रीज हमें करने चाहिए, तभी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के जो रिजल्ट है वो हमें बेस्ट मिल पाते हैं। नेक्स्ट जो है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग को हम उस समय काम में लेते हैं जब पॉपुलेशन की साइज़ है वो बहुत बड़ी होती है और सैम्पलिंग फ्रेम हमारे पास उपलब्ध नहीं होती है, तो क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड को काम में लेते हैं। इसमें पॉपुलेशन को क्या किया जाता है, सबसे पहले स्मॉल ग्रुप्स के अंदर है वो डिवाइड किया जाता है, और ये जो स्मॉल ग्रुप्स है वो जियोग्राफिकल लोकेशन के आधार पर बनाए जाते हैं सामान्यतः, और इन ग्रुप्स को ही क्लस्टर्स कहा जाता है। और क्लस्टर्स का जो सिलेक्शन है वो रैंडम सिलेक्शन होता है, अर्थात सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड के आधार पर हम क्लस्टर का सिलेक्शन है वो कर सकते हैं, और जिस क्लस्टर का सिलेक्शन होता है उस क्लस्टर की ऑल एलिमेंट्स के बारे में हम इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करते हैं।
तो जो क्लस्टर बनाए गए हैं वो क्लस्टर क्या होते हैं, विद इन हेट्रोजीनियस होते हैं, अर्थात इनमें विद इन जो वेरिएंस होता है वो मैक्सिमम होता है, और बिटवीन जो वेरिएंस होता है वो क्या होता है, कम से कम होता है, मिनिमम होना चाहिए, तभी हमें क्लस्टर सैम्पलिंग के जो रिजल्ट है वो ज़्यादा बेटर हमें मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पॉपुलेशन दी गई है, ये पॉपुलेशन है, और इस पॉपुलेशन का हम क्या करते हैं, कुछ क्लस्टर है वो करैक्टरिस्टिक्स के आधार पर हम क्लस्टर है वो बना सकते हैं। यहाँ ये जो क्लस्टर बनाए गए हैं, इन 3 क्लस्टर में से हम रैंडम बेसिस पे है वो एक क्लस्टर का सिलेक्शन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट जो क्लस्टर है उसका सैंपल के तौर पर सिलेक्शन हो जाता है, तो इस क्लस्टर की कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है, अर्थात सभी यूनिट है वो सैंपल के अंदर शामिल होती है। बाकी जो 2 क्लस्टर है जो कि सैंपल के अंदर नहीं आए हैं, इनसे किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट है वो नहीं की जाती है। जबकि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के अंतर्गत क्या होता है कि सभी स्टेटा से है वो सैंपल लिए जाते हैं, जबकि क्लस्टर सैम्पलिंग के अंतर्गत जो क्लस्टर सैंपल के रूप में सेलेक्ट होता है उसी की इंटायर जो इन्फॉर्मेशन है, कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वो ली जाती है। तो ये दोनों में अंतर होता है। क्लस्टर सैम्पलिंग के अंतर्गत है जो है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग भी इसमें हो सकती है, अर्थात इसके अंतर्गत 2 स्टेज, 3 स्टेज और 4 स्टेज हो सकते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के तौर पर राजस्थान के अंदर विट प्रोडक्शन का एस्टिमेशन हम करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे कि राजस्थान के अंदर जितने भी डिविजन्स है, संभाग है, उनमें से रैंडमली कोई 2 संभाग का सिलेक्शन कर सकते हैं, और फिर जो संभाग सेलेक्ट करते हैं उनसे हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, और डिस्ट्रिक्ट में से हम कुछ ब्लॉक और ब्लॉक में से कुछ विलेज और टाउन का सिलेक्शन करते हैं, और फिर उस टाउन या विलेज से हम क्या करते हैं, कुछ फार्म का सिलेक्शन करते हैं, और फिर उस फार्म से हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो लेते हैं। तो वो ये एक मल्टी स्टेज सैम्पलिंग का एग्जांपल होता है। क्लस्टर सैम्पलिंग के अंतर्गत ये लेस एक्सपेंसिव होती है और टाइम कंज्यूमिंग होती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो आते हैं वो नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड आते हैं, जिनमें से पहला जो मेथड है वो कन्वीनियंस सैम्पलिंग होता है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग के अंतर्गत जो डेटा कलेक्ट किए जाते हैं वो कन्वीनियंटली बेसिस पे किए जाते हैं, अर्थात जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसके लिए वो एरिया अगर कन्वीनियंट है या वो सैंपल कन्वीनियंट है, अगर सुविधा के अनुसार वो कर सकता है कलेक्शन, तो उस मेथड को कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, टू एस्टिमेट द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए अर्बन फैमिली इन इंडिया, अर्थात इसका अगर हमें एस्टिमेशन करना है तो, और जो इन्वेस्टिगेटर है हमारा इन्वेस्टिगेटर मान लीजिए कि वो जयपुर से बिलोंग करता है, तो वो ऑल ओवर इंडिया से इंफॉर्मेशन कलेक्ट न करके वो जयपुर सिटी से ही जो सैंपल के रूप में डेटा कलेक्ट करता है, और उसी के बेसिस पर है वो इंडिया के संबंध में अपना इन्फेरेंस है वो जनरेट करता है, तो इसको कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये हमारे टोटल इंटायर जो पॉपुलेशन है वो इसके अंतर्गत दी गई है। इस टोटल इंटायर में से वो सभी जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट न करके जो इन्वेस्टिगेटर या रिसर्चर होता है वो जिस एरिया से बिलोंग करता है वो उसके लिए क्या होता है, सुविधाजनक होता है, तो वो वहीं से ही इंफॉर्मेशन है वो क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, और उसके आधार पर अपना जो इन्फेरेंस है वो जनरेट करता है। तो इसको कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड कहा जाता है। इसको फास्ट सैम्पलिंग टेक्निक भी कहा जाता है। कॉस्ट है वो कम से कम आती है इसके अंतर्गत है, और इसको ग्रैप सैम्पलिंग या अवेलेबिलिटी सैम्पलिंग या एक्सीडेंटल सैम्पलिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड जो इसमें आता है, कोटा सैम्पलिंग मेथड होता है। कोटा सैम्पलिंग मेथड के अंतर्गत जो पॉपुलेशन होती है उसको कुछ ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, और फिर कोटा उसमें फिक्स किया जाता है, और जब एक बार कोटा फिक्स हो जाता है, असाइन हो जाता है, तो उसके बाद जो इन्वेस्टिगेटर होता है या रिसर्चर क्या करता है, अपनी सुविधा के अनुसार सैंपल का सिलेक्शन है वो करता है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल के रूप में हम देख रहे हैं कि एक कॉलेज के 100 स्टूडेंट्स का हमें क्या है, सैंपल है वो लेना है, और हम इसके अंतर्गत जो आइडेंटिफाई करना चाहते हैं वो इम्पैक्ट्स ऑफ ऑनलाइन टीचिंग ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस, अर्थात स्टूडेंट की एकेडमिक परफॉर्मेंस पे ऑनलाइन टीचिंग का क्या इम्पैक्ट है हुआ है, तो उसको जानने के लिए हम ये सर्वे कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि कॉलेज के अंदर है वो 1000 स्टूडेंट्स है, टोटल इसके अंतर्गत स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो कितनी है, 1000 स्टूडेंट्स हैं। तो 1000 स्टूडेंट्स
को हम क्या करते हैं, अलग अलग फैकल्टी में डिवाइड किया, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस से, और इनका हमने कोटा फिक्स किया है कि आर्ट्स में से जो कोटा फिक्स किया वो 50 का, कॉमर्स में से हम सैंपल के रूप में 20 का कोटा फिक्स किया, साइंस में 30 का। जब एक बार कोटा फिक्स हो चुका है हमारा, तो अब रिसर्चर क्या करता है, ये जो 50 सैंपल है वो आर्ट्स के 500 स्टूडेंट्स में से अपनी इच्छा अनुसार वो किसी से भी इंफॉर्मेशन ले सकता है। इसी प्रकार से कॉमर्स के 200 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 20 जो स्टूडेंट्स का सिलेक्शन है वो अपने नॉलेज के आधार पर, वो कन्वीनियंस के आधार पर वो ले सकता है इन्फॉर्मेशन। इसी प्रकार से साइंस के 300 जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से 30 स्टूडेंट का जो सिलेक्शन है वो अपनी नॉलेज या जजमेंट या कन्वीनियंस के आधार पर वो ले सकता है, इन्फॉर्मेशन इनसे कलेक्ट कर सकता है। तो ये कोटा सैम्पलिंग मेथड कहलाता है। इसी प्रकार से जो तीसरा जो नॉन रैंडम सैम्पलिंग में आता है, स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड आता है। इसके अंतर्गत रिसर्चर क्या करता है कि सबसे पहले एक या दो रिस्पोंडेंट को सेलेक्ट करता है, और ये एक या दो रिस्पोंडेंट है वो आगे के जो रिस्पोंडेंट हैं उनके बारे में जानकारी देते हैं, अर्थात वो रेफ़र करते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस है वो चलती रहती है जब तक जितने हमें सैंपल की ज़रूरत होती है वो प्राप्त हमें नहीं हो जाते हैं, अर्थात जो रिक्वायर्ड सैंपल है वो जब तक हमें प्राप्त नहीं हो जाएंगे तब तक है ये प्रोसेस इसमें चलती रहेगी। तो ये बहुत ही आसान है। तो इसमें इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, सबसे पहले दो रिस्पोंडेंट या एक रिस्पोंडेंट का सिलेक्शन करता है, और फिर वही रिस्पोंडेंट है जो उत्तरदाता जो होते हैं वो इन्वेस्टिगेटर को इन्फॉर्म करते हैं या रेफ़र करते हैं कि नेक्स्ट जो रिस्पोंडेंट है वो कौन होंगे। तो इस प्रकार इसको स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड या इसको रेफरल सैम्पलिंग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो रिस्पोंडेंट होते हैं वो आगे के जो रिस्पोंडेंट है उनका रेफ़र करते हैं। इसको नेटवर्किंग सैम्पलिंग या फ्रेंड टू फ्रेंड सैम्पलिंग भी कहा जाता है, या टॉप टू बॉटम सैम्पलिंग भी इसको कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक जो रिसर्चर है वो रिसर्चर क्या करता है कि सबसे पहले दो रिस्पोंडेंट है वो सिलेक्शन करता है, और फिर यही जो रिस्पोंडेंट है, जैसे कि यहाँ पर जो ये दूसरा रिस्पोंडेंट है और यहाँ पर ये हमारा पहला रिस्पोंडेंट है, तो ये पहला रिस्पोंडेंट है वो आगे के तीन जो रिस्पोंडेंट है वो बताता है, जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको देता है, या इन्फॉर्मेशन किस प्रकार से आपको प्राप्त जो होगी उनकी यूनिट्स की, उसके बारे में वो जानकारी देते हैं। इसी प्रकार से जो सेकंड रिस्पोंडेंट है वो जानकारी देते हुए आगे के जो तीन रिस्पोंडेंट है उनके बारे में रेफ़र करता है, तो इसलिए इसको नेटवर्क सैम्पलिंग भी कहा जाता है। नॉन रैंडम सैम्पलिंग का जो चौथा और अंतिम जो मेथड जो आता है वो पर्पजिव सैम्पलिंग आता है। इसके अंतर्गत जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो अपनी नॉलेज के आधार पर और जजमेंट के आधार पर है वो सैंपल का सिलेक्शन करता है, इसलिए इसको पर्पजिव या डेलिब्रेट सैम्पलिंग भी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर है, ये जो इन्वेस्टिगेटर अपने नॉलेज के आधार पर और अपने जजमेंट के आधार पर है वो इस इंटायर जो पॉपुलेशन है, जो टोटल जो पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन के में से वो सैंपल का सिलेक्शन है वो करता है यहाँ पर। तो ये जजमेंट पर और नॉलेज पर डिपेंड करता है इन्वेस्टिगेटर के। तो इन्वेस्टिगेटर है इसके अंतर्गत क्या होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए और उसको इंटायर पॉपुलेशन के बारे में उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसलिए इसको सेलेक्टिव सैम्पलिंग या सब्जेक्टिव सैम्पलिंग या जजमेंट सैम्पलिंग भी इसको कहा जाता है। और ये इजी भी होता है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होता है, लेकिन जो एक इसमें डीमेरिट है वो ये होता है कि टोटल जो इन्फॉर्मेशन है वो इंटायरली डिपेंड करती है वो रिसर्चर के जजमेंट पर करती है, तो इसमें बाइजनेस भी इसमें हो सकती है, अर्थात वल्नरेबिलिटी भी इसमें हो सकती है। थैंक्स।